पूर्व में मंत्री रहे और वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री राधा मोहन सिंह जी, बिहार के भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष, संवेदनशील अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर संजय जायसवाल जी, जो पड़ोस के पश्चिमी चंपारण के बेतिया के हमारे सांसद, हमारे प्रमोद कुमार जी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं और मोतिहारी से प्रत्याशी हैं, हमारे सचिंद्र प्रसाद सिंह जी जो कल्याणपुर से प्रत्याशी हैं, श्याम बाबू यादव जी जो पिपरा से प्रत्याशी हैं, श्रीमती शालिनी मिश्रा जी जो केसरिया से जनता दल यूनाइटेड की एनडीए की प्रत्याशी हैं, बबलू गुप्ता जी विधान परिषद के सदस्य, प्रकाश अस्थाना जी जिला के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, मनोज सहनी जी जिला के उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी, लव किशोर निषाद जी प्रदेश के महासचिव जनता दल यूनाइटेड, राणा रणधीर सिंह जी मंत्री बिहार सरकार और मधुबन से प्रत्याशी, यहां सम्मानित मंच और हमारे इस पूर्वी चंपारण के इस पावन धरती पर एकत्र आए हमारे सभी देवियों और सज्जनों, मेरे नौजवान साथी, मीडिया के मेरे साथी और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी, यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मैं पूर्वी चंपारण के इस ऐतिहासिक मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का मुझे सौभाग्य मिला है। जिस बड़ी संख्या में आप आए हैं और जिस गर्मजोशी से आपने मेरा स्वागत किया है, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह यश, गौरव और क्रांति की भूमि है। मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा गांधी बनाने वाली भूमि है। सत्याग्रह का प्रथम भारत की धरती पर प्रयोग करने की धरती थी तो वह ऐतिहासिक चंपारण की धरती थी, जहां से गांधी को महात्मा गांधी बनने का सौभाग्य मिला है। ऐसी कर्मभूमि को मैं नमन करता हूं। मित्रों, ये महात्मा बुद्ध की भूमि है, ये चंद्रगुप्त की भूमि है, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भूमि है, ये राजेंद्र प्रसाद की भूमि है। अनेक लोगों ने सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, हर दृष्टि से देश को, दुनिया को, समाज को दिशा देने का काम किया है, तो इस पवित्र भूमि ने किया है। ऐसी पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। अगर मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करूं, अगर मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण को के जीवन को देखूं, तो हम सबके ध्यान में आता है कि आजाद भारत में राजनीति की वैकल्पिक व्यवस्था, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट और संपूर्ण क्रांति का नारा लगाकर देश में वैकल्पिक विचारधारा की सरकार बन सकती है, तो उसका नेतृत्व भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया, जिसका संबंध बिहार की धरती से। मित्रों, आज मैं चुनावी जनसभा में आया और चुनावी जनसभा की दृष्टि से हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने बहुत सी बातें रखी और बड़े गौरव के साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से इलाके के विकास में हम लोगों ने काम किया है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए हमको कि राजनीति में एक होता है चलन और एक होता है चलन को बदलने की ताकत रखने वाला नेतृत्व। अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें और भारत की राजनीति की बात करें, तो चलन
चंपारण का नारा लगाओ, गांव गांव को विभाजित करके अपना वोट साधो और वोट साध करके चलते चलो। यह था चलन। मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? मित्रों, ये चलन को बदलने के और राजनीति के चाल चरित्र चलन को बदलने का और राजनीति के संस्कृति को बदलने का काम अगर किसी ने भारत की राजनीति में किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस बात को समझना चाहिए। उन्होंने राजनीति की परिभाषा बदल दी। राजनीति की परिभाषा बदलने का मतलब यह हुआ कि अब नेताओं को भी अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के सामने हाजिर होने का अगर किसी ने रास्ता और चलन चरित्र सिखाया तो नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया है। इस बात को हमको भूलना नहीं चाहिए। मुझे कई बार हंसी लगती है। देखो, राजनीति में जागृति कैसे काम करती है। एक समय नारा था कि जब तक है समोसा में आलू तब तक है, आपको मालूम है। आज तेजस्वी उनके सुपुत्र अपने ही पोस्टर पर लालू की तस्वीर नहीं लगाते हैं। यह है जागृति की राजनीति की अवस्था। यह हमको समझना चाहिए। कहां गया वो समोसा, कहां गया वो आलू, कहां गया वो लालू? यह बदलती तस्वीर है। क्यों हटाई तस्वीर? इसलिए हटाई तस्वीर क्योंकि मोदी जी ने बिहार को और देश को लालटेन युग से निकालकर एलईडी युग तक पहुंचा दिया है। इसका परिवर्तन का नतीजा है, जिसको समझना चाहिए। इसलिए उनको अपने पिताश्री को भी भूलना पड़ा, सब साफ सुथरी राजनीति को लाना पड़ा। हम रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं। हमने कहा कि मोदी जी ने 2015 में कहा था कि 1,25,000 करोड़ रुपए बिहार में अगले 5 साल में खर्च होगा। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? और उस समय लालू ने क्या कहा था? ये तो जुमला है, जुमला। ये क्या मालूम था कि जुमला ऐसा पड़ेगा कि बिहार छोड़ के रांची में मुलाकात होगी। लेकिन जुमला था, बोलते थे। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, 1,25,000 पत्रकार बंधु नोट कर लीजिए और जोड़ लीजिएगा। पिछले 5 साल में किसान के वेलफेयर के लिए 3,904 करोड़ रुपए मोदी जी ने भेजे हैं। शिक्षा के लिए 1,000 करोड़ रुपए भेजा है। स्वास्थ्य के लिए 600 करोड़ रुपए भेजा है। और इस 600 करोड़ में बेतिया का कॉलेज नहीं है। इस 600 करोड़ में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा का 1,200 करोड़ नहीं है। इस 600 करोड़ में जो 11 मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं उसका पैसा नहीं है, वो अलग से है। लेकिन स्वास्थ्य में मैं स्वास्थ्य मंत्री था, बिहार को 600 करोड़ रुपए दिए हैं। ये हम आपको बताना चाहते हैं। बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में 16,130 करोड़ रुपए, सड़कों में 13,820 करोड़ रुपए, हाईवे पर 54,713 करोड़ रुपए, रेलवे पर 8,870 करोड़ रुपए, एयरपोर्ट पर 2,700 करोड़ रुपए, पेट्रोलियम और गैस की लाइन के लिए 21,476 करोड़ रुपए, टूरिज्म के लिए 600 करोड़ रुपए और डिजिटल बिहार के लिए 449 करोड़ रुपए और अमृत के 22 जगहों के लिए स्कीम के लिए 1,400 करोड़ रुपए। टोटल बनता है 1,24,852 करोड़ रुपए मोदी जी ने आपको पिछले 5 साल में दिए। जोड़ लेना मेरे पत्रकार भाइयों। और इसके अलावा 40,000 करोड़ अलग से दिए ब्रिज के लिए, सड़क के लिए, हाईवे के लिए। इसलिए मित्रों, जब हम आते हैं ना और जब भारतीय जनता पार्टी का एक एक सांसद विधायक खड़ा होता है ना, तो वो गौरव के साथ बोलता है, ये है हमारा रिपोर्ट कार्ड और ये है भारतीय जनता पार्टी और ये है नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, जिसने बिहार की तस्वीर बदली है और मोदी जी के नेतृत्व में यह बदलाव आया है। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। आप बताइए, ये महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय आया कि नहीं आया? सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई कि नहीं आई?
कभी दिल्ली ने यहां झांका था क्या? ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी तब आई जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और आपके सांसद यहां के मंत्री थे, तब सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई। आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सच्चाई है कि नहीं है कि यहां पर एग्रीकल्चर का इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स बना? पिपरा में बना है ना शायद? हाँ, पिपरा कोठी में बना है ना। क्या बना उसमें? रिसर्च सेंटर। क्या बना उसमें? पूसा का जो रिसर्च सेंटर है उसका प्रतिबिंब यहां बना। क्या बना यहां पर? एग्रीकल्चरल कॉम्प्लेक्स बना। क्या बना यहां पर? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का कॉम्प्लेक्स बना। क्या बना यहां पर? हाई क्लास की लेबोरेटरी बनी। ये कब बनी? जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह थे। ये बात ध्यान रखिए। मित्रों, कहना बड़ा आसान है। आप बताइए, यहां मदर डेयरी बनी कि नहीं बनी? दिल्ली के बाद अगर मदर डेयरी है तो मोतिहारी में है कि नहीं है? मेरी बात बताइएगा। इसलिए मित्रों, काम करने वालों की शक्लें कुछ और होती हैं और नारे लगाने वालों की शक्लें कुछ और होती हैं। आप बताइए, ये कोविड में अमेरिका पस्त हुआ कि नहीं हुआ? आज ट्रंप जगह जगह पर चाइना के बारे में बोल रहा है कि नहीं कि चाइना के कारण हमको नुकसान हुआ? ट्रंप बोल रहा है कि नहीं? अपने चुनाव में कोविड के मैनेजमेंट नहीं ठीक से करने की बात उठ रही है कि नहीं वहां? आप बताइए, स्पेन में जिसकी स्वास्थ्य की सेवाएं हमसे अच्छी थी, क्या वहां की स्वास्थ्य की सेवाएं लड़खड़ा गई कि नहीं लड़खड़ा गई? आप बताइए, फ्रांस जो हमसे ज्यादा स्वास्थ्य की दृष्टि से सुदृढ़ था, वहां की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई कि नहीं चरमरा गई? लेकिन मोदी जी ने बिना हिले, दूरदृष्टि रखकर, बोल्ड डिसीजन और टाइमली डिसीजन लगाकर, लॉकडाउन लगाकर 130 करोड़ की जनता को बचा लिया। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और कैसे बचाया? जिस दिन लॉकडाउन लगा था, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, एक लेबोरेटरी थी एनआईवी पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, एक लैब। इस लॉकडाउन की 3 महीने की अवस्था में मोदी जी ने 1600 लेबोरेटरी खोली, टेस्टिंग लेबोरेटरी 1600। उस दिन, जिस दिन लॉकडाउन लगा था 25 मार्च को, उस दिन हमारी टेस्ट करने की कैपेसिटी, कोरोना है कि नहीं है, इसकी कैपेसिटी 1500 प्रतिदिन थी। आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 15 लाख है प्रतिदिन। यह हमको समझना चाहिए। उस दिन हमारे पास एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था। आज हमारे पास 1600 डेडिकेटेड हॉस्पिटल है और 4.5 लाख बेड है जो कोविड के मरीजों को देख रहे हैं। उस समय हमारे पास एक भी वेंटिलेटर बनाने की व्यवस्था नहीं थी। हम बाहर से वेंटिलेटर मंगवाते थे। आज 3 लाख वेंटिलेटर मोदी जी ने देश के उद्यमियों को प्रोत्साहित करके 3 लाख वेंटिलेटर बनाने का काम किया है। उस समय एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पीपीई किट नहीं था। पीपीई किट नहीं था, एक भी नहीं था, बाहर से मंगवा रहे थे। आज भारत 4.5 लाख पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट प्रतिदिन बना रहा है और भारत ही नहीं, विदेश को भी दे रहा है। यह भारत की ताकत है। और तो और छोड़िए, जहां टेस्टिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, वहीं पैरासीटामोल और एचसीक्यू की दवा 150 देशों को भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचाया है। यह भारत की बदलती तस्वीर है। इसको हमको समझना चाहिए। आप बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज हुआ कि नहीं हुआ? 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो नमक, 1 किलो दाल दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? पीछे बताइए, मिला कि नहीं मिला? और ये 1 महीने के लिए नहीं, मार्च से लेकर छठ और दिवाली तक 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ये देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जनधन खाता 2014 में भारत में बैंक के खाते 3.25 करोड़ थे। आज
भारत में 44 करोड़ 44 लाख खाते खुले हैं। और जब खाते खोल रहे थे ना, तो मोदी जी का लोग मजाक उड़ाते थे कि खाते खुलवा रहा है, वो भी जीरो पैसा, जीरो बैलेंस, ये खाता खुलवा रहे, क्या होगा खाते से। जब कोविड आया, जब कोरोना आया, जब लॉकडाउन लगा, तो एक समय में स्वर्गीय राजीव गांधी बोलते थे कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते हैं। और मोदी जी ने 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए, 1500 रुपए 3 महीने के लिए उनके चूल्हे के जलने का इंतजाम किया। तो मोदी जी ने किया, 20 करोड़ की जनता के खाते में 1500 रुपए पहुंचा किया कि नहीं किया? मैं गलत बोल रहा हूं क्या? ये इसलिए बता रहा हूं आपको कि डिजिटल इंडिया का अंतर मोदी जी ने पिछले 6 सालों में कितना लाया है। आप बताइए, सभी लोग अपने आप को किसान नेता बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे कि नहीं बोलते थे? क्या किया किसानों के लिए? स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट तब लागू हुई जब राधा मोहन सिंह जी भारत के कृषि मंत्री थे और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। लागत का 1.5 गुना हिस्सा लगाना, मुआवजे का 1.5 गुना हिस्सा करना। मैं ठीक बोल रहा हूं राधा मोहन जी? मैं ठीक बोल रहा हूं? मुआवजे का 1.5 गुना देना, लागत का 1.5 गुना देना, यह काम हुआ तो मोदी जी के टाइम पर हुआ। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2000 रुपए और साल के 6000 रुपए और 2020 की 2 किस्तें पूरी की पूरी कोविड के लॉकडाउन में 8 करोड़ 56 लाख किसानों को दे दी गई। और 10 करोड़ किसानों के लिए इंतजाम रखा हुआ है, जो कहेगा उसको मिल जाएगा, इस तरीके की व्यवस्था की गई। मित्रों, मैं जब इस पूर्वी चंपारण की धरती पर आया हूं तो आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर फार्म गेट के लिए रखा है। और यह पैसा मंत्री नहीं खर्च करेगा, यह पैसा कोई सरकार के अफसर नहीं खर्च करेंगे, यह पैसा किसान के एसोसिएशन वाले तय करेंगे। पूर्वी चंपारण में कोल्ड स्टोरेज कहां बनना है, स्टोरेज कहां बनना है, फैक्ट्री कहां बननी है, फैक्ट्री के लिए जो वैल्यू एडिशन होना है वो कहां होना है, फैसला आप करेंगे। और मोदी जी का 1 लाख करोड़ रुपए आप तक पहुंचेगा विकास के लिए। यह परिवर्तन ला करके खड़ा किया एफपीओ के माध्यम से, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि मोदी जी हाथ बढ़ा रहे हैं कि आप विकास करो। किसान को हाथ बढ़ाना पड़ेगा मोदी जी के साथ कि वह अपने आप को आत्मसात करे और विकास की एक नई कहानी लिखे। यह हमको करना पड़ेगा। 20 लाख करोड़ रुपए रखा है आत्मनिर्भर भारत के लिए, 20 लाख करोड़ रुपए। आजकल मुझे सुनने को मिल रहा है, ये पिताजी के छोटे बेटे साहब बोलने लगे हैं आजकल कि मैं इतने लोगों को नौकरी दूंगा। अरे, आपके पिताजी और माताजी के टाइम पर बिहार का बजट 2 लाख करोड़ था, नहीं 22,000 करोड़ था। और आज नीतीश कुमार जी के समय में 2,12,000 करोड़ साल का है। यह हमको समझना चाहिए। किसकी बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? अब अगर उजाला योजना की बात करूं तो आपको मालूम होगा कि यही बिजली के बारे में, मेरा तो बचपन यहां गुजरा है। आप बताइए, शाम होते होते अंधेरा हो जाता था कि नहीं? आप बताइए, गांव में बिजली नहीं होती थी कि नहीं होती? और बिजली अगर होती भी थी तो दिन में अगर 1 घंटे के लिए आ जाए तो क्या कहते थे? आ गई, आ गई, आ गई। और जब तक आ गई, आ गई, आ गई बोलते थे, तब तक बोलते थे गई, गई, गई। आज बताओ, आपको अलग से, किसानों को अलग से बिजली मिल रही है कि नहीं? अलग से फीडर है कि नहीं है? और गांव के लिए अलग से है कि नहीं है? चकाचौंध है कि नहीं है? यह है फर्क। यह है लालू राज का लालटेन राज और यह है मोदी जी का और नीतीश का एलईडी राज। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब अगर उजाला योजना की बातचीत करें तो एलईडी बल्ब सारे देश में 36 करोड़ 65 लाख बल्ब मुफ्त में बांटे गए और बिहार में 1 करोड़ 85 लाख एलईडी बल्ब मुफ्त में बांटे गए।
आई है और सारे देश में 22 करोड़ लोगों को बिजली दी गई है, जिसमें 32,59,000 बिहार में लोगों को घरों में बिजली दी गई। यह है बदलता बिहार। आप बताइए, लालटेन राज से एलईडी राज तक जाना है कि नहीं जाना है? जाना है कि नहीं जाना है? लूट राज से कानून राज तक जाना है कि नहीं जाना है? बाहुबली से विकास बल तक जाना है कि नहीं जाना है? अगर जाना है तो फिर नीतीश कुमार के सरकार बनानी है और मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर एनडीए की सरकार को आगे बढ़ाना है। इस बात के लिए हमको काम करना पड़ेगा। ये आपसे मैं निवेदन करने आया हूं। मित्रों, स्वच्छ भारत बिहार, अब उसकी क्या मैं चर्चा करूं? आप सब लोग बचपन में देखा होगा आपने, शाम को या सवेरे जब हम गाड़ी से हाईवे पर जाते थे तो आपने देखा होगा कि घर की माताएं बहनें गांव से झुंड के झुंड अपने दैनिक क्रिया के लिए सड़कों पर आती थी कि नहीं आती थी? मैं गलत बोल रहा हूं क्या? देखा है ना आपने? राम मनोहर लोहिया ने 1966 में लोकसभा में कहा है कि मुझे शर्म आती है कि हमारी घर की माताएं बहनें गांव से निकलकर अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए उनको सड़क पर आना पड़ता है। ये 1966 में लिखा, लेकिन किसी ने सुन नहीं ली। ये नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने तय किया और 11 करोड़ 30 लाख इज्जत घर बनाया और महिलाओं को इज्जत दिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। और बिहार में 1 करोड़ 28 लाख इज्जत घर बनाकर बहनों को इज्जत देने का काम किया, ताकि वो अपने दैनंदिन जीवन के से निवृत्त होने के लिए घर में इज्जत, घर में अपना उसका उपयोग करें। यह परिवर्तन किया है। इसको हम परिवर्तन बोलते हैं। इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, हमारे साथ राधा मोहन जी भारत सरकार में मंत्री रहे, मैं भी स्वास्थ्य मंत्री था। हम लोगों को एक सौभाग्य मिला मोदी जी के साथ काम करने का। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवर, दुनिया का। देखिए, भारत की जनसंख्या है 1 अरब 30 करोड़, 1.25 अरब की जनसंख्या है, 1.25 और 30-36 तक। इसमें से 10 करोड़ 74 लाख परिवार। कौन है ये 10 करोड़ 74 लाख परिवार? जिनकी जनसंख्या है 55 करोड़। कौन है ये 55 करोड़? ये भारत के 40% की आबादी है। और ये कौन लोग हैं? गरीब लोग, रेडी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेले वाला, गांव में जो कूड़ेदान से कूड़ा इकट्ठा करता है वो, जो गटर में उतर करके गटर साफ करता है वो, जो घर में काम करती हुई मेड सर्वेंट है, जो घर में काम करने वाला नौकर है, जो ठेला लगाता है, जो ऑटो चलाता है, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने सालाना गंभीर बीमारी से बचने के लिए सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है। तो आयुष्मान भारत में मोदी जी ने दिया है। इस बात को हमको ध्यान रखना। अगर मैं 55 करोड़ की जनसंख्या को जोड़ लूं ना, अभी आप लोगों ने अमेरिका का चुनाव का मुद्दा सुना होगा, हम हेल्थ कवर देंगे, हम हेल्थ कवर देंगे। यानी वहां मुद्दा है हेल्थ का इंश्योरेंस देना, हेल्थ का इंश्योरेंस देना। और हमारा आयुष्मान भारत अमेरिका की सारी आबादी, मैक्सिको की सारी आबादी, कनाडा की सारी आबादी, इन तीनों की आबादी मिला ले तो जो जनसंख्या बनती है वो भारत का आयुष्मान भारत बनता है। इतना बड़ा हेल्थ कवर, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवर भारत में देने का प्रयास हुआ है। 1.25 करोड़ की जनता ने इसका लाभ उठा लिया है 2 साल में। 15,500 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो गए हैं। हर दृष्टि से एक नए विकास की कहानी लिखने का काम भारत की भूमि पर मोदी जी ने किया है। यह हम सबको ध्यान में रखना है। अब मैं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो आपके ध्यान में है ना कि जब राम जन्मभूमि का सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी तो कपिल सिब्बल ने कहा था कि इसका फैसला मत करो। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। क्या कहा था कि अगर फैसला करोगे तो बीजेपी को फायदा होगा। करोड़ों लोग राम जन्मभूमि में वहां भव्य मंदिर बनने के लिए आतुर थे, तो कांग्रेस पार्टी लटकाना, भटकाना, अटकाने का काम कर रही थी। लेकिन आपने चुनाव जिताया,
मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने दैनंदिन सुनवाई की और ध्वनि मत से, एक मत से राम जन्मभूमि वहीं पर बनेगी, उसी जगह पर बनेगी, इसका फैसला कर दिया और अब भव्य राम मंदिर वहां पर बनेगा। ये है अंतर, ये है अंतर। जब सही नेतृत्व आता है और सही सरकार आती है तो कैसे अंतर होता है। अब देखिए, हम लोग कहते थे एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चले। धारा 370 को हम लोग हटाना चाहते थे। आपने राधा मोहन जी को कमल का निशान दबाया और इनको आपने सांसद बनाया मई महीने में। आपने संजय जायसवाल को वो अपनी उंगली से कमल का निशान दबाया और आपने इनको सांसद बनाया। और 6 अगस्त को इन्होंने अपनी उंगली से वहां संसद में जाकर के धारा 370 के खिलाफ बटन दबाया और धारा 370 को धाराशाही कर दिया। यह ताकत आपने दी। मित्रों, आजकल चिदंबरम बोल रहे हैं कि मैं धारा 370 को वापस लाऊंगा। ये देशभक्त है भैया, एक से एक नमूने, एक से। अब देखिए, कोविड की तारीफ सारी दुनिया में भारत की प्रधानमंत्री की सारी दुनिया कर रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस, वो कहता है कि मोदी जी ने कोविड को बहुत अच्छे से संभाला। संयुक्त राष्ट्र का सेक्रेटरी जनरल कहता है कि भारत ने आत्मनिर्भर पैकेज देकर के भारत को बचाने का काम किया, गरीब कल्याण पैकेज देकर के भारत को बचाने का काम किया। और हमारे राहुल गांधी पाकिस्तान की डबली बजा रही है। क्या है ये? शशि थरूर एक से एक नग है, एक से पाकिस्तान के मंच पर भारत की निंदा करते हैं और पाकिस्तान के मंच पर जाकर के बोलते हैं कि पाकिस्तान अच्छा काम कर रहा है। यह है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो देश के बारे में पाकिस्तान के मंच पर जाकर के बोलते हैं। धारा 370 समाप्त हो गई। पाकिस्तान ने इसके खिलाफ यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल के सामने अपनी अर्जी लगाई। अर्जी लगाने में दलील जो उठाई वो राहुल गांधी के स्टेटमेंट को उठाई। ये है भारत के राष्ट्रभक्त, ये है भारत की चिंता करने वाले लोग। और ये जो आपका जो ये गठबंधन बना है ना आजकल, ये भी बड़ा जोरदार है, बहुत जोरदार। एक तरफ वो है माले, टुकड़ा टुकड़ा गैंग, है कि नहीं है? मैं गलत तो नहीं बोल रहा भाई? विध्वंसकारी है कि नहीं है? समाज को बांटने वाले हैं कि नहीं है? और दूसरी तरफ है राजद। ये कौन है राजद वाले? जो पिता की तस्वीर को पोस्टर से हटा दे। ये कौन है? आप शहाबुद्दीन को भूल गए क्या? याद है कि नहीं? ये वही था ना जिसने 2 भाइयों को तेजाब में जला लिया था। ये वही था ना, जब तक लालू मुख्यमंत्री रहा तब तक शहाबुद्दीन दंदनाता रहा। और ये सच्चाई है कि नहीं है कि जिस दिन नीतीश कुमार भारत के बिहार के मुख्यमंत्री बने उस दिन शहाबुद्दीन जेल के पीछे हो गया। ये सच्चाई है कि नहीं है कि 5 बजे के बाद और 6 बजे के बाद आप मोतीबाग बाजार नहीं घूम सकते थे? ये सच्चाई है कि नहीं है? ये सच्चाई है कि नहीं है कि कोई डॉक्टर पता नहीं शाम को वापस आएगा कि नहीं आएगा? ये सच्चाई है कि नहीं कि अपहरण उद्योग बन चुका था? मित्रों, ये चुनाव कोई राधा मोहन जी का चुनाव नहीं है, संजय जायसवाल का चुनाव नहीं है, ये हमारे विधायकों के प्रत्याशी का चुनाव नहीं है। ये बिहार को उजाले की ओर ले जाने वाला, ये अंधकार में ढकेलने वाला चुनाव है। इसको आपको तय करना पड़ेगा। और ये जो सीट है, ये तो सीपीएम की थी, वहां से जहां से उम्मीदवार था है। आप पूछिए उनसे क्या चाहते हैं। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं मित्रों, उजाले की इज्जत करनी हो तो अंधकार की मुसीबत को समझना सीखो, नहीं तो उजाले की इज्जत नहीं होती। आपने अगर
डूबता बिहार को याद करोगे तभी आपको उभरता बिहार याद आएगा। इस बात को आपको समझना चाहिए। ये चरवाहा यूनिवर्सिटी, अरे सारा बिहार चरागाह बना दिया। और चरागाह क्या बनाया? चारा घोटाला कर डाला। कहां ले गए थे? मैं पटना विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ व्यक्ति हूं। आज जो स्वास्थ्य विभाग देख रहा है वो पटना विश्वविद्यालय का है। आज जो आईबी देख रहा है वो पटना विश्वविद्यालय का है। आज जो सीआईएसएफ का हेड है वो पटना विश्वविद्यालय का है। आज जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो पटना विश्वविद्यालय का है। अरे क्या शान थी बिहार की, क्या शान था पटना का, क्या शान था विद्या का। ये विद्या का मंदिर हुआ करता था, इसको चरागाह बनाया तो लालू यादव के लालटेन राज के तरफ ले जाने वाले ने बनाया। ये ध्यान में रखना चाहिए। और आपने ये अंतर देखा कि हमारी छोटी छोटी बच्चियां स्कूल ड्रेस पहन के साइकिल पर स्कूल जाते हुए देखा है कि नहीं देखा? आपने देखा है कि नहीं देखा? आप क्या चाहते हैं कि वापस वही लालटेन युग में पहुंच जाए? अगर नहीं पहुंचना है तो याद रखना, नीतीश को जिताना है, मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार को आगे बढ़ाना है। इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी, ये हमको मानना पड़ेगा। और मैंने कांग्रेस के बारे में तो आपको बता ही दिया कि ये तो राष्ट्रभक्त लोग हैं, धारा 370 वापस लेंगे। इनके नाना कह गए, अरे धारा 370 तो घिस घिस के घिस जाएगा। उनको क्या मालूम था कि उनके पोते और द्योते कांग्रेस पार्टी को घिस घिस के घिस देंगे। घिस दिया। धारा 370 को तो मोदी जी और अमित शाह ने समाप्त किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो आपने घिस डाला। क्या शशि थरूर से कोई पूछता नहीं है? चिदंबरम से कोई पूछता नहीं है? कहां है तुम्हारी राष्ट्रभक्ति? कहां है देश की आवाज? क्या सोच के तुम काम में जुटे हो? इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह बिहार का चुनाव किसी कैंडिडेट का चुनाव नहीं है। यह बिहार का चुनाव किसी दल का चुनाव नहीं है। यह बिहार के विकास की कहानी लिखने का चुनाव है। इसको आपको तय करना पड़ेगा, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि हमारे वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट हो, जनता दल यूनाइटेड की कैंडिडेट हो या हमारे बीजेपी के कैंडिडेट हो, आपने सबका समर्थन करना है, सबको ताकत प्रदान करना है। और मुझे पता चला है कि यहां से राजद चुनाव लड़ रहा है, सीपीएम, यहां से सीपीएम चुनाव लड़ रहा है। आप उनसे पता कीजिए, आप उनसे पूछिए कि जब हम कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो उस पर उनका क्या कहना है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग पर उनका क्या कहना है? ये समाज को बांटने वाले लोगों को क्या कहना है? इन नारों पर उनको क्या कहना है? मित्रों, ये वोट आप अपने खातिर नहीं दे रहे हैं, ये वोट आप देश के खातिर दे रहे हैं, आप प्रदेश के खातिर दे रहे हैं। और इसलिए ये आपकी जिम्मेवारी होती है कि आप तय कीजिए कि प्रदेश किसके हाथों में सुरक्षित है। आप तय कीजिए कि प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा। और बिहार का जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हम सब लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मैं तो देखो दोस्तों, यही बचपन मेरा गुजरा, ये मोतिहारी आना होता था ना राधा मोहन जी, तो सुबेरे 8 बजे चलते थे हम पटना से। पहले पहलेजा घाट, एलसीटी घाट से पहलेजा घाट, और पहलेजा घाट से फिर गाड़ी उतार करके फिर वहां से चलते थे। और यही यहां से होते हुए आगे बढ़ते हुए मोतिहारी और आगे फिर रक्सौल और इधर से नेपाल जाते। एक दिन लग जाता था। सुबह 8 बजे चलते थे तो रात के 9 बजे पहुंचते थे रक्सौल। ये सच्चाई है कि नहीं है? और आजकल क्या है? 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा। ये किसने बदलाव लाया है? ये बदलाव उन लोगों ने लाया है जिनको विकास के प्रति प्रेम था। और मित्रों, इसको संभाल के रखना ये हमारी जिम्मेवारी है, ऐसा मैं मानता हूं। आप सब लोग करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा अपने पुराने साथियों से मिलने का। मुझे सौभाग्य राधा मोहन जी ने दिया है, मैं इनका धन्यवाद देता हूं। लेकिन आपसे अंत में फिर निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के कैंडिडेट, जेडीयू के कैंडिडेट, हम पार्टी के कैंडिडेट और वीआईपी पार्टी के कैंडिडेटों को आप विजय हासिल कराएं और बिहार में एक नए विकास की एक नई गाथा लिखने में अपना योगदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम सबका इतना बढ़िया मार्गदर्शन किया। आप सब जोरदार ताली बजाकर एक बार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिवादन करिए। अभिजीत सिंह राजू जी जो चकिया नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष हैं, आइए और धन्यवाद ज्ञापन